नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। असल बात यह है कि जब बजट आने लगता है तो फिर सब लोगों की तवज्जो इस जानिब चली जानी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम चूँकि ज़्यादा फोकस्ड सियासियात पर हैं, पॉलिटिक्स पर हैं, तो हमारा जहन डाइवर्ट हो गया। बिज़नेस प्रोग्राम करने का एक फ़ायदा ये है कि मुझे हालात हाज़िरा पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मौजूदा सियासी सूरत हाल के मुतालिक बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इदारों, तंजीमों और सियासी जमातों पर बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो मुल्क की मईशत के मुतालिक बात करनी। जब हम बात करते हैं बजट की तो हमें यह समझना है कि सालाना बुनियादों के ऊपर हर चीज़ एक्सपोज होकर सामने आ जाती है बजट से पहले, और बजट जिस तरह का बनता है उससे भी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं। बजट दो तरह के बनते हैं, मुल्क दोस्त या अवाम दोस्त। दोनों सूरतों में मैं आपको ये बता दूं कि ना मुल्क ना अवाम को पेश नज़र रख के बजट बनाया जाता है। आपको क्लियर कट बात बता, मुल्क दोस्त बजट वो होता है जिसमें अवाम को ख्वारी करनी पड़ती है, अवाम परेशान होती है, अवाम के लिए महंगाई बढ़ा दी जाती है और कहा जाता है ये मुल्क दोस्त बजट है। अवाम दोस्त बजट वो होता है जिसमें सनतकार ताजरों को ज़्यादातर सामने रख कर बजट बनाया जाता है, लेकिन उनको भी इसका मजमूई फ़ायदा होता है या नहीं होता, इसके बारे में भी हमें कुछ नहीं पता। इस दफ़ा बजट के मुतालिक बिल्कुल खामोशी है। बजट के बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन शुमारियात के ऊपर भीड़ पड़े हैं। पहली बात यह कि हुकूमत ने जब शरह नमू बताई 3.94%, तो किसी को भी यकीन नहीं आया, हुकूमत को खुद भी यकीन नहीं आया। फिर चंद दिन बाद अंदाज़ा हुआ कि अब वाकई में अब हमें भी यकीन आना चाहिए ताकि दूसरों को भी आए। तो शुरू में तो अपोजिशन भी शशोपंज का शिकार थी, क्योंकि नून लीग भी तारीखी तौर पर शुमारियात का गलत इस्तेमाल करती रही है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करें, क्योंकि वो भी माजी के अंदर यही हरकतें करते रहे। मुल्क में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही, शुमारियात अच्छे आए जा रहे हैं, यानी पप्पू क्लास का सबसे नालायक बच्चा है, लेकिन हर साल अगली क्लास चढ़ जाता है, पास भी हो जाता है हैरान कुन तरीके से। तो बात यह है कि इसी मौजू को आगे लेकर चलते हैं, लेकिन हमने समझना ये है कि बजट के लिए हुकूमत कोई मुफस्सिल प्लानिंग कर रही है, और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान की सबसे अहम ताजिर सनतकार तंजीम यानी कि FPCCI के साथ भी इस सिलसिले में मुशावरत और मुज़ाकरात किए जाए। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं मियाँ नासिर हयात मग्गू साहब, जो कि सदर हैं FPCCI के। वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। बहुत शुक्रिया। मियाँ नासिर हयात मग्गू साहब, अब मसला कुछ ऐसा है कि हुकूमत को आपको कॉन्फिडेंस में भी लेना चाहिए, और सच बात यह है कि मैं तो हमेशा से ये कहता आ रहा हूँ कि जो मुकम्मल अमल है बजट मेकिंग का उसमें अहम स्टेक होल्डर के नाते आपको मतलब ये कि थ्रू आउट ऑन बोर्ड लेना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत किस हद तक आपके साथ इंटरेक्शन के अंदर है और किस हद तक आपकी बातें और तजावीज़ और मुशावरत और मुज़ाकरात मानने के लिए तैयार हुई है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये सिलसिला बजट का है, ये चल रहा है फ्रॉम जनवरी 15। जी, हमने एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स का एक प्रपोजल दिया था प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो वहाँ से FBI में मार्क हुआ और वो वहीं पड़ा। फिर आगे शौकत तरीन साहब, उनसे एक मीटिंग हुई है, वो कोरोना में चले गए थे, तो उन्होंने ये एश्योर किया कि आपके जो प्रपोजल्स हैं हम देखेंगे, कोई भी चीज़ आपकी मशवरत के बगैर नहीं करेंगे। ये उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड है। अब अगर वो करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर चीज़ें जो जेन्युइन है वो नहीं मानी तो ऐसा फोन करके इको होता है भाई। आपकी आवाज़ मेरे पास ज़रा सा गूंज के आ रही है, दोबारा से आपके साथ हम राब्ते में आते हैं ताकि आपकी आवाज़ मुझे वाज़े आ सके। तो बात कुछ ऐसी है कि हम बात कर रहे थे तो उन्होंने टैक्स मौजू यानी FBR के मौजू के ऊपर जो बात और गुफ्तगू कर रहे थे, उसमें बात एम्फसिस इसी टैक्स के ऊपर इसलिए आती है कि वो FBR के निज़ाम के अंदर तब्दीली करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।
नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारा रब्ता हुआ था जनाब मियाँ नासिर हयात मकबूल साहब के साथ, और उन्होंने यही कहा कि FBR और टैक्स के निज़ाम के अंदर इस्लाहात की ज़रूरत है। उन इस्लाहात के मुतालिक हुकूमत को उन्होंने बताया है, हुकूमत इसके ऊपर जल्द अज जल्द एक्शन ले, अगर नहीं लेती तो फिर यहाँ पर अब हम बात को आगे लेकर चलते हैं। मियाँ नासिर हयात मकबूल साहब एक्सप्लेन करें कि ये टैक्स का निज़ाम जिसमें इस्लाहात की बात हर कोई करता है, जब भी नए वज़ीर आज़म नई हुकूमत आती है तो कहते हैं कि जनाब हम FBR के अंदर इस्लाहात लाएंगे, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात लाएंगे, लेकिन इस दफ़ा भी कुछ मामला ऐसा ही है कि अब तीसरा साल चढ़ गया है, लेकिन मुझे तो कोई ऐसी ख़ास इस्लाहात दिखाई नहीं दी सिवाय ये कि आप लोगों के रिफ़ंड उन्होंने कर दिए। मज़ीद मैं चाहूँगा आप ही इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, सबसे जो बड़ा बड़ा मसला है कि वो यार ठीक नहीं जाना, और जो फंसा है वो तो फंसा है, बाकी नए लोग जानने की पसंद नहीं करते कि इनकी प्रोसिक्यूशन और आर्बिट्रेशन सब इनके पास है। एक मेरे पे मेरे अपील में गया भी इनके पास केस जाता है, तो हमने इनको कहा आर्बिट्रेशन को अलग किया जाए, दोनों एक ही। अब हम बात तो कर रहे थे मियाँ नासिर हयात मकबूल साहब के साथ, लेकिन अब दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। फिर मेरे ख्याल से आवाज़ में मामूली सी ताख़ीर महसूस हो रही है। असल बात यह है नाजरीन कि टैक्स के निज़ाम के अंदर बहुत सारी तकालीफ और परेशानियाँ मौजूद हैं। कभी कभार लोग मुझे पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि कोई ख़ास इस्लाहात नहीं हुई। बुनियादी वजह यह होती है कि कोई भी मुफस्सिल प्रोग्राम लेकर हुकूमत में नहीं आता, सिर्फ बुरा भला कहने के लिए आते हैं। जैसे पुलिस है, हमारे यहाँ आपको पता है बड़ा ही करप्ट इदारा है पुलिस, बड़ा ही नाअहल इदारा है पुलिस, बहुत ही इनएफिशिएंट है, बहुत ही इनफेक्टिव है। ये कह दिया ना आपने, कह दिया बहुत बुरे हैं, लेकिन अब इसको ठीक किस तरह से करना है फार्मूला किसी के पास नहीं। हर कोई ये कहता है पुलिस का निज़ाम ख़राब है, पुलिस वाले ख़राब हैं, रिश्वतखोर हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उसको उसकी इस्लाह करने के लिए सिस्टम नहीं। मियाँ नासिर हयात मकबूल साहब, इसी तरह जो है हमारे यहाँ FBR के मुतालिक भी हर कोई कहता है कि जी हम इसको ठीक कर देंगे। जैसे आपको पता होगा इस हुकूमत ने भी आने से पहले कहा था इस्लाहात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद कोई प्लान नहीं है इनके पास भी, किसी के पास पहले भी नहीं था। तो उसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, मैं सिंपल ये बात करता हूँ कि टैक्स इनको चाहिए, इनको लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, टैक्स निज़ाम बनना चाहिए। एक टैक्स लगाया, अगर वो वसूली नहीं हो रही तो ये बैठी, ये बताइए इस सेक्टर में इतना इस्तेमाल है, इतनी इंपोर्ट है, इतनी कंजम्पशन है, इसलिए टैक्स आना चाहिए कि वो लॉस बनने चाहिए, इससे टैक्स आए। अगर आप हमने उनको एक तजवीज़ दी है कि 36 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन है बिजली के और गैस के और यूटिलिटीज के, आप क्यों रजिस्टर करते हैं लोगों को? ये जो पावर सेक्टर के पास जाते हैं, अगर ये एक लॉ ले आए जिसके पास भी इंडस्ट्री कमर्शियल कनेक्शन है वो पहले रजिस्टर होगा, उसके बाद आगे चलेगा तो हो सकता है। इनको रजिस्टर करना चाहिए और सिस्टम हम जिनको दे दिया है, अगर ये काम करना चाहते तो उसका किसी के पास नहीं है। उम्मीद नहीं है कि ये काम से मानेंगे, क्योंकि अभी तक की जो फिगर है 96% टैक्स सिस्टम से जमा होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल था आपसे मियाँ नासिर हयात मकबूल साहब, मेरा एक सवाल है। हम लोग जो हैं, यानी आप भी, ताजिर सनतकार बिरादरी भी, अवाम भी टैक्स देती है, अगर टैक्स ना दे तो फिर हम नाहिदा हिंदों में शामिल हो जाते हैं। देखें, ये जो वज़ीर मुशीर आपको दिखते हैं, सबके पास 8-8, 12-12, 14-14, 20-20, 30-30 सिक्योरिटी गाड़ियों का प्रोटोकॉल मौजूद है, जबकि ताजिर सनतकार एक या दो गार्ड भी अपने इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मांग ले तो उसको तकलीफ़ होती। मुझे नहीं पता इन्होंने आपको कोई गार्ड दिए या नहीं दिए, पता नहीं कितने ही ताजिर सनतकार हमारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल गैर महफूज हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, फैक्ट्रियों में भी अपने पैसों से सारी अगर मुहाफ़िज़ लगाए हुए हैं, या सर मुझे ये बताएं, टैक्स देते हुए फिर ताजिर सनतकार और आम शहरी को तकलीफ़ नहीं होगी जब वो देखेगा हमारे टैक्स के पैसों को किस तरह से ज़ाया किया जा रहा है? ये आपकी बात दुरुस्त है कि इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे पैसों पर मुशीर, प्रोटोकॉल, गाड़ियां, सारा सिस्टम लेके चलते हैं। और निजाम ऐसा बना हुआ है को गर्दन से दबा के रखते हैं। जब तक ये निजाम ने देखे, ये सॉफ्ट लॉ है, एक लॉ आपने बनाया जो कि इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो लॉ नहीं रह सकता।
दुनिया भर में लॉज वो बनते हैं तो जिसमें मुशावरत होती है, लोग लेके उनका इनपुट लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात अभी तक तो नजर नहीं आई। हालांकि लास्ट मीटिंग से हुई थी, उन्होंने कहा कि इस बात का मैं खुद शिकार हुआ हूँ कि मुझे भी एफबीआर ने प्रोसिक्यूट किया है 10 साल या 8 साल, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एफबीआर से इस दफा दूर रखूं। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये हमेशा ताना देते हैं, टीवी पर आते हैं बड़े बड़े सियासतदान, कहते हैं देखें जी आप टैक्स देते हैं उसी से तो सरकार का पहिया चलता है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जाती हैं, सरकारी मशीनरी चलती है। सर मैंने तो जहां भी देखा है ताजिर सनतकार बेचारा सरकारी दफ्तर में जाता है, वो तो खुद बेचारा नौकर बन के जाता है, सरकारी मुलाजिम जो है वो तो बादशाह बन के उससे बात करता है। तो कभी आपने अपनी फैक्ट्री में मुलाजिम को पैसे दिए हो, वो आपको नौकर समझ के आपके साथ बात करे, ऐसा आपको तस्लीम है? तो यहां पर कैसे तस्लीम है आपको? साइकोलॉजिकली मुझे समझ में नहीं आती इस बात की। जी देखिए, तो उसमें जो बेसिक पॉइंट है, पहले तो लोगों की गलती है कि जो जाके उनके हाथ पैर जोड़ते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद एक स्टैंड लेना चाहिए कि भाई, जैसे मैंने तो कहा था कि आप अगर हमें एफबीआर में बुलाएंगे, हम नहीं आएंगे आपके पास, आपको हमारे पास आना है। हम टैक्स पेयर हैं, आप नहीं है, इससे वो बड़े नाराज है। लेकिन हूँ नाराज, बात यह है कि जो आदमी का जो रोल है उसको मिलना चाहिए। अगर हम मुल्क चला रहे हैं और चलाना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं, तो ये हमारा साथ दें बजाय इसके कि ये हमें प्रोसिक्यूट करें। अच्छा मियाँ नासिर हयात मग्गू साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये बजट का तखमीना लगाते हैं, चलो बाकी सारी चीज़ों के ऊपर तो मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ, नहीं अमूमन दिफाई अखराजात की बात करके चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेन एम ये है कि दिफाई अखराजात तो अब एक सब हेड बन गया है। ज़्यादा पैसे तो हमारे यहाँ बजट के अंदर जो है मुख्तस किए जाते हैं रिपेमेंट ऑफ डेट की तरफ, और फिर जो बचा कुचा हिस्सा होता है वो ये सरकारी इदारों में खपा दिया जाता है, या तरक्याती मंसूबे जो कभी लगते नहीं हैं उनकी जानिब। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर आपके साथ गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जारी थी, जनाब मियाँ नासिर हयात मग्गू साहब के साथ बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों पर ये भी हमारे साथ इत्तेफाक कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात ये है, मियाँ नासिर हयात मग्गू साहब की जब भी बजट पर बात होती है तो हुकूमत अवाम को, ताजिर सनतकारों को चुप कराने के लिए हमेशा दिफाई अखराजात का सहारा लेकर चुप कराने की कोशिश करती है। अब तो ये बुरे तरीके से फेल हो गए हैं, क्योंकि बुनियादी बात यह है कि दिफाई अखराजात एक छोटा हिस्सा है बजट का, बड़ा हिस्सा जो है बजट का वो डेट सर्विसिंग की तरफ जाता है, और उसके अलावा जो है वो एक हिस्सा सूबों में तकसीम हो जाता है। और जो तरक्याती कामों के मुतालिक ये बात करते हैं, मुझे तो कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा नहीं। आप भी एक ताजर सनतकार हैं, इस दफ़ा भी बजट के अंदर कोई अगर मेगा प्रोजेक्ट मौजूद ना हो, स्कीमें फलाह बहबूद की वही हो जो माजी की हुकूमतों में रही हो, तो आप मुझे बताइए कि फिर ख़ास क्या देख रहे हैं आप बजट के अंदर? हम भी जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे। जी देखिए, जो ये बजट देते हैं इनका एक सिस्टम है, जो लार्ज टैक्स पेयर है ना, सारी रियायतें उसको है। जैसे टेक्सटाइल के या 5 सेक्टर है, उनको सस्ती बिजली का रिफंड बड़ा आसान, तो वो सेक्टर जो है अपनी जगह पे स्टैंड करता है, आगे बढ़ता है, पीछे होता है, लेकिन वहीं कहीं कहीं इसी सिमत में घूमता रहता है। अब एमनेस्टी दे दी इन्होंने कंस्ट्रक्शन पे, तो सीमेंट लोहा ये ग्रो कर रहा है। जो प्रॉब्लम इस मुल्क का है वो एसएमई सेक्टर है, जो महंगी बिजली लेता है, महंगी टैक्स देता है, रिफंड नहीं ले सकता, उनको सस्ते कर्जे नहीं मिलते। ये वो सेक्टर है जिसको ये एड्रेस नहीं करते और प्रोसिक्यूट करते हैं। जब तक उसको ये आसानियां नहीं देंगे, टैक्सेशन सही नहीं करेंगे, ये सेक्टर अगर ग्रो नहीं करेगा, दिफाई अखराजात भी नहीं मिलेंगे, पेंशन भी नहीं मिलेगी। इस बात को ये समझने से कासिर है, ये समझना चाहते नहीं है कि जब तक जनरल पब्लिक, जनरल बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, रोजगार पैदा नहीं होगा, कैसे मुल्क तरक्की कर सकता है। हमारी एक्सपोर्ट टच की थी 2013 में, आज फिर अगर 25 या 26 आएगी तो कौन सा उसमें कमाल है। उनको इस बात की जरूरत इस बात पे है कि क्या सेक्टर हमारे पास और है जिससे हम जनरेशन कर सकते हैं, रोजगार की इंडस्ट्री लगा सकते हैं और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले आप लोकल इंडस्ट्री लगेगी, बाद में उस काबिल होगी कि एक्सपोर्ट करेगी। अगर आप ओवर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियों को देंगे, वो कभी अपने आप को एफिशिएंट नहीं करेगी और कभी कोशिश नहीं करेगी एक्सपोर्ट में जाए।
तो अगर सारी सब्सिडियों के साथ आप एक्सपोर्ट करते हैं और ऊपर बाकी पूरे मुल्क से आपने आंखें बंद की हुई हैं, तो आप कभी भी आपको दिफाई अखराजात भी नहीं मिलेंगे, आपको पेंशन भी नहीं मिलेंगी, आपका भैया चल नहीं सकता, क्योंकि हर साल 5 मिलियन लोग नए ऐड हो जाते हैं, जिनको आपको रोजगार देना है, खाना देना है। आप देखें एग्रीकल्चर में इन्होंने क्या किया, बिल्डिंगें बन रही हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो रही है। तो आप जब उनको कोई इंसेंटिव नहीं देंगे, अगर आप हर एग्रीकल्चर वाले को 10-10, 20-20 हजार रुपए पर एकड़ कोई उसको पैसे दे के वो मिडिल मैन से या आड़तियों से ये फर्टिलाइजर या जो भी उनकी जो है अद्वियात है ना लेने की ना जरूरत पड़े, तो उसके बाद भी खुशहाली आएगी। इनको सबसे बड़ा पैराडिम शिफ्ट ये करना है कि एसएमई सेक्टर को फोकस करें, टैक्सेस कम करें और लोगों की, अब देखिए हम इलेक्शन लड़ते हैं, 3 महीने हम एक एसोसिएशन में जाते हैं, पहले दिन जब कुर्सी पे आगे बैठते हैं तो मसाइल सामने आने शुरू होते हैं। ये इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसकी सारी बात सुनते हैं, कोई अंदर जो भी हुकूमत होगी वो ग्रुप वहीं बैठा होगा, अपने काम करा रहा होगा। इनको इस बात का एहसास नहीं है कि 3 साल इनके गुजर गए हैं, 2 साल बाकी रह गए हैं। अगर ये एपेक्स ट्रेड बॉडीज जिसमें हर रोज कोई ना कोई आगे बैठा होता है कि मेरा ये मसला है, उसको साथ लेके नहीं चलेंगे और वो अपनी बनाई हुई कुछ लोगों को लेके चलेंगे, तो यहाँ कोई चेंज नहीं। जी जी नासिर, ये आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है नासिर मकू साहब, आपने बड़ी तो अहम असल मसला ये है कि सही जगह पे सही लोग, अगर ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं लेंगे और वहीं अपना दायरा कार रखेंगे, वो वही लिमिटेड सेक्टर्स में, तो आप मुझे बताएं 22 करोड़ लोग हैं, कहाँ जाएंगे? इनको तो ये चाहिए कि इंटरेक्शन रखें, हर हफ्ते प्राइम मिनिस्टर जो है बैठे, एक दिन 6 घंटे बैठे हमारे साथ, हम सारे प्रॉब्लम लाएं, बैठ के सॉल्व करें जैसे पहले होता था। आपको पता है 1985 तक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ वेटिकन की आउटलाइन थी, ताकि मसाइल का पता हो कि मसले हैं क्या। इन तक तो मसले पहुंचते नहीं है। मैं इस्लामाबाद तकरीबन 20 एसोसिएशन को लेके गया उनके पास, इनको चीजों का पता ही नहीं है, ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। अब बात तो कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर एफएम साहब ने बात की है कि मैं ये सब करूंगा, अच्छा, आपको यानी मुशावरत में लेके चलूंगा। आपका टैक्स इनको चाहिए लेकिन आपके मशवरे इनको नहीं चाहिए, राइट? इनको आपका टैक्स चाहिए, इनको आपसे पैसे चाहिए, इनको आपसे हर किस्म के फायदे चाहिए। ये चाहते हैं मुल्क की तरक्की में भी आप अपना भरपूर किरदार अदा करें, लेकिन आपका मशवरा नहीं इनको चाहिए, राइट? नहीं, वो तो देखे आम आवाम से तो ये भागते हैं ना, आम चीजों से ये भागते हैं। सिंपल बात ये है कि मैं ये कहता हूँ कि हर एक सिस्टम होना चाहिए ना, जो अब एक लार्ज टैक्स पेयर आया, एक इंडस्ट्री लेके आया, आप एसएमई को तो बताओ ना, जो नंबर में ज्यादा है, अगर 4 बंदों के पास कैपेसिटी ज्यादा है और 8 के पास कम है, तो आप सिस्टम बनाए ना ताकि वो भी ग्रो करें। अगर आप ये चाहते हैं कि सब बंद हो जाए वो ग्रो करे, तो फिर आप देख लें कि मैंने कह दिया, दोबारा कहता हूँ, ना इनको डिफेंस के पैसे मिलेंगे, ना इनको पेंशन मिलेगी, ना मुल्क चलेगा, कर्जे लेते रहेंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है, हमेशा मियाँ अंजुम निसार साहब हैं, साबिक सदर भी रहे हैं FPCCI के, बासर शख्स भी हैं, बाइज़्ज़त शख्स भी हैं। उनसे एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी इतनी ज़्यादा बढ़ी है, यानी मुल्क की अपनी जो मईशत है इंडिजिनस, वो इतनी ज़्यादा बढ़ी है, उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जैसे आप पहले बता रहे थे कि मराद देकर एक्सपोर्ट करने पर फोकस करते। इशू ये है कि लोकल और डोमेस्टिक इकॉनमी को इनकरेज करने के लिए एक मुफस्सिल पैकेज चाहिए, उसके बारे में हुकूमत क्या कर रही है, ये बताएं। देखिए, सिर्फ बातें ही कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात पे लाएं कि वो अपना कारोबार फ्रीली करें, उनके दिमाग पे खौफ ना हो, उनको जो इनपुट है, बिजली कॉस्ट है या गैस है, जो भी है, वो एक यूनिफॉर्म मिले, एक आदमी को 6 सेंट पे मिले, एक आदमी को 15 सेंट पे मिले। ये तो नहीं हो सकता ना, जब तक आप बराबरी नहीं करेंगे और जब तक आप उन्हीं लोगों को लेके चलेंगे जो सब्सिडी पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो कोई बात मुनासिब नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उनको नहीं दें, उनको बिजली अगर आपने 7 सेंट में दिया या 8 सेंट में दिया है तो दुनिया में यही रेट है, लेकिन बाकियों को भी तो वो दें। बाकियों को नहीं देंगे तो मुल्क तरक्की, आम आदमी तक ये फायदा नहीं पहुंचेगा। जो सेक्टर आपके 5 शुरू से है उसमें इजाफा करें, बैठे हमारे साथ। मैं इनको ये कहता हूँ कि 5,000 या 6,000 टैक्स चाहिए, हम 7,000 भी जमा कर सकते हैं। पहले बैठे, हर सेक्टर वाइज बैठे कि किस सेक्टर में क्या प्रॉब्लम है और कैसे हमें रेवेन्यू मिलेगा। होना तो ये चाहिए कि ये सेक्टर है, इतनी आबादी है, इतनी कंजम्पशन है, इतना टैक्स आना चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा? बैठे
बताएं, हम बताते हैं कि क्यों नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा। वो तो मुशावरत है ही नहीं। ये बड़ी अहम बात आपने की है और मेरी बड़ा एक अहम नुक्ता आपने रेस मेरी किया। यहाँ पर एक लुकमा, एक छोटा सा लुकमा आपको मियाँ नासिर मकबूल साहब देना चाहता हूँ। बात यह कि आप ताजर सनतकार लोग बिजनेस भी चलाते हैं, तो आप लोगों से मशवरे सिर्फ टैक्स की नोयत के नहीं और भी लिए जा सकते हैं। हुकूमत को सालाना बुनियादों पर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ के अंदर बहुत सारा नुकसान होता है। सरकारी मुलाजमीन ने तो आज तक जो है कभी थड़ा नहीं लगाया होता, कभी दुकान छोटी सी नहीं चलाई होती। आप उनको कह देते हैं कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ वो चलाएँ, फिर नुकसानात भी बड़े बड़े वो लोग करते हैं इन हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इस बारे में आपकी कोई डिस्कशन हुकूमत के साथ हो कि भी बोर्ड के ऊपर बिजनेस और ट्रेड के लोग भी रखें, ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, ताकि कम से कम कुछ पता तो लगे मसला क्या है वहाँ पे। इतने जो बड़े बड़े ये मामलात, इतने बड़े बड़े सफ़ेदाती और इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी क्या है, ज़रा हमें भी पता लगना चाहिए, जो सैकड़ों अरब रुपए इसमें लग जाते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपने बड़ा अहम मुद्दा उठाया। हमने ऑलरेडी इस बात पे गवर्नमेंट को पावर कराया कि देखिए, सही बंदा सही जगह पे। आप हमारा रिप्रेजेंटेटिव हर बोर्ड पे होना चाहिए, हमारी इनपुट हर बोर्ड पे होनी चाहिए। और आप हैंड पिक लोग अपनी मर्जी के लगा देते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता सिवाय के वहां आए, मीटिंग में बैठे और चले गए। बात सिंपल है, इस मुल्क को अब जो है ना टेक ऑफ करना चाहिए। ये क्या बात है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, बार बार आके इनको सिखाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इनको ये चाहिए कि अब डिसाइड करें कि इस मुल्क को लेके कैसे चलना है, कहाँ से इनपुट लेनी है, और हम क्यों स्टील मिल किसी बाहर वाले को बेचें, या कि कोई भी इदारा हम क्यों बेचें। यहाँ क्या लोग नहीं है? यहाँ लोग नहीं है जो एंटरप्रेन्योर्स हैं। आपको लॉ ऐसा बनाए कि जो लोकल लोग लें, इसको चलाएं। क्या हम जिंदगी भर बाहर वालों को देखते रहेंगे? क्या हमने कभी ग्रो नहीं होना? हमने सारे मुल्क देखे, चाइना देखा है, मलेशिया देखा है। वहाँ के लोकल लोगों ने काम किया है, उन्होंने मुल्क को आगे लेके गए हैं। ये अगर कोई आदमी अपना पर्सनल कारोबार आगे ले जा सकता है, तो स्टेट एंटरप्राइज क्यों नहीं ले जा सकता? इनको ऐसे पॉलिसी डिसाइड करना होगा, इस मुल्क को चलाना कैसे है। अगर ये अपनी मर्जी चलाते रहेंगे अपने, अब अब कई बोर्ड्स में हमारे नुमाइंदे नहीं है और इनके मनपसंद बैठे हुए, फलाने का दोस्त फलाना, और ये कोई पॉलिसी है जो 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ। ये कहते हैं नया पाकिस्तान, दे हैव टू डू अ पैराडाइम शिफ्ट इन देयर सिस्टम, इन देयर सोच। ऐसा इस सोच के साथ कोई चीज चेंज नहीं होगी। और देखिए, इतना बड़ा हमारी स्टील मिल है, आज यहाँ 5 मिलियन टन की प्रोडक्शन होनी चाहिए थी, उसको बंद करके बैठी है। इतने बड़े बड़े लोग इनके पास घूमते हैं, इनको बोले जी सुबह आके चलाएं इसको, क्यों नहीं चलाते इसको? क्या यहाँ लोकल मार्केट 60 लाख टन या 6 मिलियन टन की लोकल मार्केट है, हमारे पास पोटेंशियल है, क्यों नहीं चल सकती? कोई बार बार आके क्यों चलाएगा? आपको चलाने में क्या प्रॉब्लम है? आप एक बोर्ड बनाए, लोगों को ले जो जो इस पोजीशन पे है, जो चला सकते हैं, लॉस चेंज करें, उनको प्रोटेक्शन दें, चलाएं। एक सोच बहुत जरूरी है इस वक्त कि भाई जो भी करना है हमने करना है। ये इसको निकाल दें जहन से कि बार बार आएगा। जब तक ये चेंज नहीं करेंगे, हमारे मुल्क की एंटरप्रेन्योरशिप जो है आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर नासिर मकबूल साहब, एक और इशू बहुत बड़ा ये है, जो हमारे सनती इलाके, पाकिस्तान के सनती इलाके टैक्स जनरेट करके देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ाहिर बात है तिजारती यानी कमर्शियल एरियाज़ भी अपने हिस्से का टैक्स दे रहे हैं, मार्केटें भी दे रही। लेकिन इंडस्ट्रियल एरियाज़ की जहाँ तक तरक्की का ताल्लुक़ है, आप ख़ुद भी उससे वाकिफ़ हैं, कराची शहर हो या फिर और भी दीगर शहरों, मैंने सुना है ऐसे कि पंजाब में तो तिजारती और सनती इलाकों पर काफ़ी काम हो रहा है। कराची में मैंने देखा कि नहीं हो रहा। सूबा सिंध में मैंने सुना है कि एक आधा कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया बन रहा है। सर, ऐसी सूरत हाल के अंदर आपके ख्याल से क्या सनती इलाकों की भी तरक्की ज़रूरी नहीं है? इसके बारे में क्या राय दे रखते हैं? देखिए, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल आपके साथ है कि अगर सनत नहीं लगेगी तो दुनिया का कारोबार नहीं चलता, क्योंकि वहीं से प्रोडक्शन होती है, वहीं से रोजगार होता है, फिर माल बनता है, दुकानों पे जाता है, कंज्यूमर मार्केट में जाता है। हमारा बदकिस्मती ये है कि पंजाब में तो 4-5 जोन ऑलरेडी उन्होंने बना दिए। इसके अलावा केपीके में 4 जोन बन गए, सिंध में एक जोन बताबे जी का मैं मेरे ख्याल 3 साल से सुन रहा हूँ, कोई पेशरफ नहीं है। और यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, 50 करोड़ रुपए एकड़ साइट पे जमीन का रेट है, 50 करोड़ रुपए एकड़ पुरंगी में है, कहाँ से इंडस्ट्री लग सकती है? अब तो ये वही लोग हैं जो बाहर आउट ऑफ सिटी जाके अपने बलबूते पे 50-100 एकड़ लें, वो अपनी इंडस्ट्री लगा लेंगे। लेकिन जो पूरा पाकिस्तान, बाकी पूरा सिंध है, ये इंडस्ट्री नहीं लगा सकता। एक मैंने इनको, अभी इन्होंने कुछ जोन बनाया है लाड़काना में, मैंने उनको कहा कि आपने उसको 30 लाख रुपए एकड़ रखा है, आपने गलत रखा है। आप उसको 1 करोड़ रुपए एकड़ रखें, ताकि आपके पास इतने पैसों के बिजली और पानी का बंदोबस्त और गैस का आप कर सकें। आप इतना सस्ता बेचते हैं, लोग आके बुक कर लेते हैं, किस्तों में पैसे देते हैं,
आपके पास रिसोर्स ही नहीं होता कि आप बिजली वहां लाए। आपको बड़े एक मजे की बात बताता हूँ, गवादर में इन्होंने बनाया जीडा, गवादर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक जोन बनाया इंडस्ट्रियल, 40 लाख रुपए एकड़ है, 8 किस्तों में पैसे देने हैं। उसके कई किलोमीटर 10-15 किलोमीटर आगे पीछे जो है चाइनीज ने बनाया है। आप उनके पास जाए, वो 3 करोड़ रुपए एकड़ देते हैं, 2.5 करोड़ रुपए एकड़ देते, 3 करोड़ रुपए, डिपेंडिंग अपॉन दी प्लॉट। मैंने उससे पूछा कि आपका रेट इतना महंगा क्यों है? उसने बोला हमने बिजली का प्लांट अपना लगाया, हमने पानी का प्लांट अपना डैम बना रहे हैं, हमने सब चीजें देनी है। वो जोन जो 30-40 लाख रुपए एकड़ में बुक किया था, जिसकी किस्तें इनको मिली नहीं मिली, वो तो अगले 100 साल तक नहीं बन सकता। तो ये पहले हम बैठे, प्राइवेट लोगों के साथ बैठे, हमारे साथ बैठे, हम पहले कॉस्ट निकाले कि इसको बिजली लानी है कितनी कॉस्ट है, गैस देनी है कितनी कॉस्ट है, आखिर कहीं ना कहीं से तो लेके आनी है ना। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद ये एक रेट निकाले कि ये जमीन है 1 करोड़ रुपए एकड़ है, 1.5 करोड़ रुपए एकड़ है, और उसके बाद उस जोन को अनाउंस करे, ताकि वो जोन कंप्लीट हो, वसाइल हो, जोन बने और इंडस्ट्री लगे। आप जोन अनाउंस कर देते हैं। आज तक जितने भी जोन फेल हुए, इनकी एक ही वजह थी कि बहुत सस्ते दामों पे उन्होंने फ्लोट किए। जिसने फ्लोट किया उसका अपना इंटरेस्ट होता है, प्लस उसमें उन्होंने ये गुंजाइश ही नहीं रखी कि इनके जोन जो बनाना है उस पर जो कॉस्ट आएगी बिजली लाने की, गैस लाने की, पानी लाने की, वो उन्होंने कभी कैलकुलेट ही नहीं की, उनका इंटरेस्ट ही नहीं कि जोन बने, चले, बस जोन बन गया। वो तो 20 साल बाद उसकी कीमत कहीं बढ़ गई, लेकिन जो उसका बेसिक पर्पज था वो डिफीट हो गया। तो इनको ये चाहिए, जो एक तो सिंध ने 8-10 जगह जोन बनाए और उसकी कीमत वो रखे जिसमें बिजली को लाना, गैस को लाना, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कीमत उसको शामिल करके कॉस्ट करके बेचे। और खुदा का वास्ता अब बहुत हो गया इस मुल्क के साथ, अब जो है ना गुंजाइश नहीं है हमारे पास गलती करने की। जनाब नासिर अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।